Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will discuss the topic number 3.6.3, which is about the dilution of solution. And this is the last topic of the unit number 3, stoichiometry. So let's begin. Our topic is dilution of solution. First of all, dilution of solution is what? It is the process of decreasing the concentration of a solution by adding more solvent. Usually, the solvent is of water. डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ये होता है कि आपका जो सोल्यूशन पहले से बना हुआ है आप उसमें और वाटर को ऐड करते हैं और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास जो है वो कोई भी सॉस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास पिज्जा सॉस है और आप क्या करते हैं कि पिज्जा सॉस को डेफिनेटली वो थिक सा होता है ना, आप उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं कि उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बार बार आप उसमें पानी का फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास ऐड कर दिया, फिर आपने एक और ग्लास ऐड कर दिया, इससे क्या हो रहा है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम। कंसंट्रेशन ये होती है कि मतलब थिकनेस कम, कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि वो बहुत थिक है, ठीक है, और कंसंट्रेशन का कम होने का मतलब होता है कि वो बहुत थिन हो चुकी है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास हम बात करते हैं लजीजा खीर की। एक होती है बहुत थिक थिक सी होती है, ठीक है, और एक एक वो आपके पास लजीजा घी भी होती है जो बहुत थिन सी होती है, ठीक है। मैं इसलिए इस तरह के नेम्स लेती ताकि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो लेक्चर में बढ़ जाए, ठीक है। सो अब अगर आप जो है वो अगर आप अगर आप बहुत कंसंट्रेटेड लजीजा खीर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा थिक सी होगी। लेकिन अगर आप जो है उसमें और मिल्क ऐड करते जाएंगे तो वो एक टाइम आएगा कि वो बहुत थिन हो जाएगी, बहुत पतली सी कंसंट्रेशन, बिल्कुल दूध की तरह की कंसंट्रेशन हो जाएगी। उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स कि आप उसमें सॉल्वेंट को ऐड करते जाए। सॉल्वेंट अब आप अभी लजीजा की केस में सॉल्वेंट आपके पास क्या था? मिल्क। और दूसरे पिज्जा सॉस के केस में आपके पास क्या था? वाटर, ठीक है। सो आप जो है वो उसमें मोर वाटर को ऐड करते जा रहे हैं या सॉल्वेंट को आप ऐड करते जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का सेकेंड आप नेम कह सकते हैं कि थिकनेस जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। हमने टू टू टाइप्स के सोल्यूशंस पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डाइल्यूटेड सोल्यूशन पढ़ा था हम लोगों ने, डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ा था, और एक हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेटेड। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन के बाद सेकंड पॉइंट है डज नॉट चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, ओनली द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज करता है, सल्यूट की अमाउंट डिक्रीज नहीं करती है, इंक्रीज नहीं करती। सल्यूट की अमाउंट चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज, ठीक है। जो हमारे पास सल्यूट की अमाउंट है वो चेंज नहीं होती और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है और सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सो अब हम लोग अगर आते हैं कि कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट हाउ टू। अब आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे कहा जाए कि आपने कैलकुलेट करना है कि हाउ टू डाइल्यूट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन को आप कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, उसमें कैसे आप मोर वाटर को ऐड करके उसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं। तो उस तरह के आपके पास बहुत से न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। सो टू कैलकुलेट हाउ टू डाइल्यूट अ सॉल्यूशन आर डिजायर्ड कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम वी यूज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच वी कॉल्ड एज द डाइल्यूशन फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है m1 मल्टीप्लाई v1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। अब इसमें m1 v1 m2 v2 सब क्या है, ठीक है। m1 आपके पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन। आपके पास जो पहले एक ओरिजिनल सोल्यूशन था, पहले जो आपके पास मार्केट से बॉटल में जो आप पिज्जा सॉस लेकर आए हैं उसकी जो कंसंट्रेशन थी, जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी वो आपके पास होती है m1, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको बता रहा था कि आप रिलेट कर सके अपने पॉइंट्स को। आपको ये बातें कभी भूले नहीं, ठीक है। आपने इनको कभी भी क्रेमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना अपनी चीजों पे। m1 क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, ओरिजिनल कंसंट्रेटेड जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी वो वाला सोल्यूशन हमारे पास कौन सा होता है? m1, ठीक है। V1 क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन टू बी यूज्ड। जो ओरिजिनल सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो होता है हमारे पास क्या? V1। अब यहां से अब इसके बाद देखिए M2 क्या होता है? M2 होता है कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड फाइनल सोल्यूशन। जब आपने उसमें वाटर को ऐड कर दिया उसके बाद जो उसकी कंसंट्रेशन बनी है वो जो थिन थिन सा हो चुका है उसको हम कहते हैं M2। और V2 क्या होता है कि अब उसका डेफिनेटली वॉल्यूम भी चेंज हो चुका होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड और फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड एज दी डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या कहते होते हैं? डाइल्यूशन में इसको हाईलाइट भी कर देते हैं यहाँ पे।
ये जो आपके पास फॉर्मूला होता है इसको आप कहते होते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपके पास होता है, वेट, ये आपके पास होता है डाइल्यूशन फॉर्मूला, और फॉर्मूला है m1 मल्टीप्लाई v1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, दिस इक्वेशन इंश्योर्स द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। ये इक्वेशन जो है m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2 जो है, ये आपको इंश्योर कर रही है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहती है बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है, पहले बहुत थिक होता है फिर थिन हो जाता है। वॉल्यूम में भी चेंज आता है, वॉल्यूम में भी चेंज आता है मीन्स के सोल्यूशन के वॉल्यूम चेंज आता है। पहले वॉल्यूम को छोड़ दो, बाद में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है। लेकिन सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, जितना पिज्जा ज्यादा आपने डाला था वो उतना ही रहेगा। वो पतले से पतला थिन से थिन होता जाएगा, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं कि उसकी उसकी जो कंसंट्रेशन है या आप कह सकते हैं कि उसकी जो अमाउंट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है वो कभी भी चेंज नहीं रहती, वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी हमारे पास, ठीक है। हमने इस स्लाइड के ऊपर जो है वो इसकी डेफिनेशन स्टडी कर ली है, फिर हम लोगों ने इसका फॉर्मूला डायल्यूशन फार्मूला स्टडी कर लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखिए आपके पास एक जो है वो एक्टिविटी 3.1, जिसमें आपने कहा गया कि प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl फ्रॉम 12 मोलर कंसंट्रेटेड HCl। देखिए आपके पास अब क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl। पहले आपको एक जो है वो पहले आपको देखिए एक वॉल्यूम गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब से सब पता चल रहा है कि हमारे पास एक वॉल्यूम है। सेंटीमीटर क्यूब ही बता रहा है कि एक वॉल्यूम है, ठीक है। आपने क्या क्या नाम देना है इसको, आप कह दें कि आपके पास क्या हो जाएगा V1, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या है V1 250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ऑफ 0.5 मोलर HCl। और उसके बाद जो है वो, अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ एक और बात, देखें स्टूडेंट्स, आपने अब कैसे इसको देखना है कि, देखिए मैं आपको बात यहाँ पे क्लू बता रही हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि M1 क्या है, V1 क्या है, M2 क्या है और V2 क्या है। अब हम इसको समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि M1 क्या होता है, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, M2 क्या होता है। देखिए एक बात जनरल सी कॉन्सेप्ट समझे पहले, कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहले आपके पास मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको पिज्जा सॉस की, ठीक है, पिज्जा सॉस एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। देखिए पहले पिज्जा सॉस जो था, अब मुझे आपको ये जज करके बताएं कि पहले वो उसकी कंसंट्रेशन बहुत थिक थी, ठीक है, बाद में आप उसमें वाटर ऐड करते कर वो क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन बहुत थिन हो गई है। लेकिन जब उसकी कंसंट्रेशन थिक थी तो आप मुझे बताएं कि क्या उस टाइम उसकी मोलैरिटी ज्यादा थी या मोलैरिटी उसकी कम थी। मोलैरिटी मीन्स कि उसकी जो कंसंट्रेशन थी, क्या पहले वो ज्यादा थी या कम थी। थिकनेस जो जो चीज थिक होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, कंसंट्रेशन का मतलब उसकी थिकनेस कितनी थी, पहले थिकनेस ज्यादा थी बाद थिकनेस कम हो गई है। अब देखिए हमारे पास दो मोलैरिटीज गिवन, एक है 12 मोलर, एक मोलैरिटी गिवन हमें 0.1 मोलर। अब आप मुझे खुद जज करके बताएंगे क्या M1 जो है वो 12 मोलर होगी या 0.1 मोलर। मैं तो कहती हूँ कि 12 मोलर होगी, क्योंकि मुझे क्या पता है कि पहले वो बहुत थिक थी, M1 मुझे बताया इसकी थिकनेस रहा है, तो पहले थिक थी, थिकनेस ज्यादा थी उसकी, बाद में इसकी थिकनेस कम हुई जब मैंने उसमें वाटर को ऐड किया, तो मेरे पास अब हो चुकी है 0.1 मोलर। तो M1 में हमेशा कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और M2 में कम होती है। अब आगे हम आ जाते हैं V1 और V2 की बात करते हैं। देखिए V1, पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था और बाद का वॉल्यूम, आप देखें 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर। अब ये जो 0.1 मोलर है ये क्या है, आपके पास M2 है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 250। बिकॉज हम इसको इस पर जज नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि कौन ज्यादा और कौन कम, क्योंकि हमें V1 तो पता ही नहीं है, V1 तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। V1 हमें नहीं पता, V1 हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, इसलिए हम इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और किसकी कंसंट्रेशन कम है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास, अब देखिए जो हमारे पास 0.1 मोलर ये M2 है, अगर ये M2 है तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, वो V1 नहीं हो सकता। V1 किसका वॉल्यूम होगा, 12 मोलर वाले का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में आके क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था, उसका नाम क्या था, डाइल्यूशन फॉर्मूला। अब डाइल्यूशन फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, मेरे साथ फॉर्मूला को रिपीट करें ताकि फॉर्मूला आपको जो है वो याद हो जाए। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, M1, अच्छा फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। बहुत स्टूडेंट्स को ये बात समझ इस तरह भी नहीं आ रही कि मैं एक और तरह से लिख देती हूँ इस फॉर्मूले को। आपको पता होना चाहिए आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है।
M1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2। अब आपको जो है वो V1 नहीं गिवन, आपको V1 फाइंड आउट करना है। तो आपने क्वीन V1 साइड पे रखना है और बाकी आप सब कुछ वहां पे ले जाना है, ठीक है। M2 मल्टीप्लाई V2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास M1 V1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन के राइट साइड पे जाके ये इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है सबकी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो अब हम आगे जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास M2 की क्या वैल्यू है, M2 की वैल्यू है 0.1 मोलर। 0.1 मोलर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ V2 के साथ। V2 के पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद जो मेरे पास मोलैरिटी है M1, वो मेरे पास है 12 मोलर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। और याद रहे कि आप मल्टीप्लाई खुद करें, कोशिश करें कि आप खुद मल्टीप्लाई करें अपने कैलकुलेटर पे ज्यादा। ये ना हो कि आप जो है लास्ट तक आपकी बिल्कुल कैलकुलेटर के ऊपर आप आ जाए, उसके अलावा आप अपना कर ही ना सके कुछ। तो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 0.1 को मल्टीप्लाई किया 250 के साथ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। 25 आ जाएगा और डिवाइड में आपके पास है 12। तो 25 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आपको पता है 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और उसके बाद यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, तो उसके बाद आपने 100 कर देंगे इसको और आपके पास आगे आ जाएगा 2.08। अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे 25 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका आंसर आता है 2.08। और ये यूनिट क्या आएगा, मुझे अब यूनिट का बताएं। देखिए आपके पास जो V2 था वो सेंटीमीटर क्यूब में था ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप जो है वो अपना डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा के, और आप कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब ये था आपके पास स्टेप नंबर 1, उन्होंने आपको कहा है कि प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl फ्रॉम 12 मोलर कंसंट्रेटेड HCl। अच्छा, ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना, ये लैब के क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके ये जो एग्जाम है ना, ये प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं, आपका जो दूसरा एग्जाम होता है नॉर्मल, जिसमें आपके बाकी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पेपर बनेगा इसी टेक्स्ट बुक से, तो उसी उसी पेपर के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ना, ये लैब के क्वेश्चन होते हैं, मीन्स का ये प्रैक्टिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl बनाना है फ्रॉम 12 मोलर कंसनट्रेटेड HCl से। ये आपने खुद प्रिपेयर करना है, खुद बनाना है अपने जाके। अभी तो आपका लेवल छोटा ना, अभी तो आप क्लास 10th में, बहुत से स्कूल्स में ऐसा होता भी है कि बच्चों को प्रॉपर लैब में लेके जाके और लैब्स करवाई जाती हैं। लेकिन अगर नहीं भी करवाई जाती तो आपको आगे जाके, जब आप आगे FSC और BS बैचलर लेवल पर जाते हैं, तो ये चीजें आपको खुद जाकर लैब में बनानी पड़ती हैं। उसके लिए आपको बस इतना बता दिया जाता है कि आपने प्रिपेयर करना है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर एसिड प्रिपेयर करना है आपने 12 मोलर से। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं और V2 फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके पास सेकंड का वॉल्यूम क्या है। तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 2.08। अब हमने ये करना है कि हमने पूरा एक स्टेप नंबर 2 में जाकर प्रोसीजर लिखना है कि हमने किस तरह से कैलकुलेशन की है। तो ये 2.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, आपके पास एक बॉटल होती है, इस तरह की एक बॉटल होती है, लैब में पड़ी होती है। उस बॉटल के अंदर आपके पास पड़ा होता है HCl। वेट, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इसकी HCl की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। यहाँ से हम अगेन प्रोसीजर अपना स्टार्ट करते हैं। सो आपका प्रोसीजर का स्टेप नंबर 1 है, मेजर 2.80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंसंट्रेटेड HCl यूजिंग अ ग्रेजुएटेड पिपेट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि मैंने यहाँ सब पिक्चर अटैच कर दी है ताकि आप लोग को समझ आए कि आप हर एक पॉइंट में क्या स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब स्टेप नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि मेजर 2.80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ ग्रेजुएट ऑफ अ कंसंट्रेटेड HCl यूजिंग अ ग्रेजुएटेड पिपेट। स्टूडेंट्स, आपके पास देखें कि आपके पास एक बोतल होगी इस तरह की लैब के अंदर, जिस जो आपके पास होगी HCl की बोतल, ठीक है। HCl आपके पास एक एसिड है ना, तो ये हमारे पास इस तरह से हमें एक बोतल में लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये लिक्विड की फॉर्म में हमें, ये देखिए लिखा हुआ भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपको लिक्विड की फॉर्म में एक बोतल मिलेगी, इस तरह की ब्लैक सी बोतल होगी आपके पास लैब में। और ये आपने इस बॉटल को लेना होता है सबसे पहले। उसके बाद आपके पास होता है पिपेट्स। पिपेट होते हैं, पिपेट क्या होता है, जो चीज आपको, अब पिपेट होता है एक्चुअली ये होता है कि जो आपके अंदर से लिक्विड को बॉटल में से सक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखेंगे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के पिपेट होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये पहला वाला पिपेट हम देखते हैं, ये जो पिपेट, ये वाली पिक्चर है, ये हम देखते हैं बहुत से लैब में ये पिपेट्स भी होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि मैं इसको उठाऊंगी, इस पेपर को लूंगी, इसके पीछे ये देखिए लगा हुआ है पंप सब लगा हुआ है।
और यहाँ से हम इसको देखिए, आगे ये देखिए आपको यहाँ पे ना एक बटन से नजर आते हैं, हम इनको प्रेस करते हैं और क्या होता है कि ये जो इसकी निप है ना, ये जो पिपेट की निप होती है, ये मैंने इस बॉटल में डाली होती है। ऊपर से इसका मैंने ये ढक्कन ओपन किया होता है बॉटल का, और मैंने इसमें जो ना वो इसमें मैंने इसको अंदर किया हुआ होता है। तो क्या होता है कि जब मैं इसको दबा के रखूंगी ना, तो ये उसके अंदर से केमिकल को सक कर लेगा, मीन्स के अपने अंदर खींच लेगा और निकाल लेगा वहां से, ठीक है। वहां से निकालने के बाद मैं फिर इसको आगे लेके जाऊंगी इसको, ठीक है। इस तरह देख ले हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पिपेट्स होते हैं। अब देखिए की वाला पिपेट भी है, जिसमें क्या होता है कि इसको मैं ऊपर से दबाऊंगी जोर जोर से, और जब इसको दबाऊंगी तो मेरे पास जो है वो नीचे से सक होके केमिकल निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक ई वाला पिपेट भी होता है। फिर एक अगर बहुत बड़े बड़े आपको आपको केमिकल्स निकालने हो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, फिर आप इस तरह का एक यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप आपके पास होता है ना इंजेक्शन, इंजेक्शन को हम लोग पीछे से क्या करते हैं, पीछे से उसको खींचते हैं, तो उसके अंदर से जितना भी लाइक आप जो भी मेडिसिन डाल रहे होते हैं उसमें लिक्विड फॉर्म में, वो उसमें डल जाती है। इसमें भी यही होता है कि आप यहाँ से इसको पीछे पीछे खींचते हैं और अंदर जो है ना सारी आपके पास मेडिसिन आ जाती है, इस तरह से ये केमिकल आ जाता है। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट पेपर्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है कि मेजर करें इसमें पहले 2.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंसर्न HCl। आपने इस पिपेट को लेना है, इसमें से आपने निकालना है पिपेट के ऊपर। अच्छा एक और मजे की बात होती है, पिपेट के ऊपर ना हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे आपको देखिए नजर आ रहा है ना इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर भी नजर आ रही होगी, इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है, सब पे होती है, ठीक है। आपको इसके ऊपर भी होती है, सब पे होती है। आपको इनके ऊपर क्या होता है, इनको इनके ऊपर मेजरमेंट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है एक पॉइंट होगा जो कि हमारे पास कौन सा होगा, 2.80 सेंटीमीटर वाला पॉइंट होगा, ठीक है। टू और उसके बाद आपने आगे 8 लाइंस और काउंट करके, और आपने इतना इतनी क्वांटिटी के अंदर आपने जब उसको सब कर रहे हैं, जब आपके पास वो 2.8 सेंटीमीटर क्यूब तक बन जाएगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे वहां से। ऑफ सेंटीमीटर ऑफ कंसंट्रेटेड सीएल को निकाल रहे हैं यूजिंग अ ग्रेजुएटेड पेपर। ग्रेजुएटेड मीन्स के जिसके ऊपर मेजरमेंट्स हुई होती हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट वाला होता है, मेजरमेंट वाला उसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड पेपर होता है वो हमारे पास, ठीक है। अच्छा आपने इसको मेजर कर लेना है, उसके बाद ट्रांसफर इट करें, ट्रांसफर करें उस पे जो आपने निकाला है ना, निकालने के बाद अभी अभी तक फॉर एग्जाम्पल पेपर के अंदर ही पड़ा है, उसको ट्रांसफर करें 250 सेंटीमीटर की वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। अब ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, देखिए आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये होता है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मेजरमेंट्स वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पड़े, डिफरेंट साइजेस के। ये देखिए बहुत छोटा सा पड़ा हुआ है, फिर थोड़ा सा बड़ा उससे ये पड़ा हुआ है, फिर उससे बड़ा ये वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला आ जाता है, फिर ये, फिर सबसे बड़ा वाला जो है वो ये डिफरेंट पड़े होते हैं, ठीक है आपके पास। आपने क्या करना है कि यहाँ से पेपर उठाना है, इससे केमिकल निकालना है, निकालने के बाद केमिकल को आपने डाल देना है इसके अंदर। इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूम इसका नाम होता है फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर वॉल्यूम मेंशन हुआ होता है, ठीक है। और आपने डालना है किसके अंदर, स्पेसिफिकली 250 सेंटीमीटर क्यूब वाले, ठीक है। कि डिफरेंट साइजेस हैं, ये फॉर एग्जाम्पल 50 पड़ा हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला पड़ा हुआ है। ये आपके पास अगला वाला जो है वो आपके पास ये वाला फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 150 का पड़ा हुआ है, ये आपके पास जो है वो इसके बाद 200 का पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास 250 का बन जाता है, ये 300 का बन जाएगा, और ये हमारे पास जो बड़ा होता है ये 500 का सेंटीमीटर क्यूब का होता है। तो डिफरेंट आपके पास साइजेस के होते हैं। आपने क्या करना है, स्पेसिफिकली 250 वाला उसको उठाना है और उसके अंदर आपने ट्रांसफर कर देना है। अब ट्रांसफर करके देखिए क्या होता है, ये हम लोगों ने ले लिया है, हमारे पास स्पेसिफिक 250 वाला है, इसके ऊपर लिखा भी होता है 250 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता है, 250 ml भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपने ले लेना है, और इस पे आपको स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही होगी, इस पॉइंट पे आपको देखिए एक लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर। अभी लाइन से क्या होता है, आपने वो पेपर लिया, ये जो पेपर जिसमें आपने केमिकल फिल किया हुआ है, आपने उसको लिया और आपने इसका ये इसका जो ऊपर वाला नॉब होता है, जिसका ढक्कन होता है, इसको आपने यहाँ से उतार दिया, साइड पे रख दिया आपने इसको। और इसमें आपने क्या किया, वो पेपर अंदर करके आपने इसका सक करके, मतलब आपने इसको सारा स्क्वीज आउट किया, और आपका जो केमिकल है वो निकल के इसके अंदर इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना देखिए, इसको वो कहते हैं कि ऐड, थर्ड पॉइंट है ऐड डिस्टिल्ड वाटर ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स के आराम आराम से आपने उसमें डिस्टिल वाटर, आप उसमें पहले जो है वो अपना केमिकल तो डाल चुके हैं HCl ना, इसमें HCl आ चुका है नीचे पहले। अब आपने ये कहते हैं डिस्टिल वाटर की बोतल उठानी है, ये भी आपके लैब में पड़ी होती है, और आपने डिस्टिल वाटर की पानी उठा के आराम आराम से आपने इसमें जो ना ये डिस्टिल वाटर डाल लिया। अब डिस्टिल वाटर ना नॉर्मल वाटर नहीं होता इसमें ना, मतलब इसके ऊपर इसको हम एक मशीनरी होती है, एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन इक्विपमेंट, उससे हम गुजारते हैं नॉर्मल वाटर को, तो वो डिस्टिल वाटर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिल वाटर की बॉटल आपको मिलेंगी, लैब में पड़ी होती हैं आपके। तो इससे आपने क्या करना है कि आपके पास ये पहले इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 250 वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पहले आपके पास जो है वो पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं इसको, पहले आपके पास पड़ा हुआ था ये इसका पहले आपने जब इस मिक्सचर को ऐड किया हुआ था पेपर के थ्रू। अब ऊपर से आपने डाल देना डिस्टिल वाटर आराम आराम से। और कितना डालना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कहाँ तक पानी को डालना है।
तो पॉइंट है कि ऐड डिस्टिल्ड वाटर ग्रेजुअली अनटिल तब तक जब तक द टोटल वॉल्यूम रीचेस 250 सेंटीमीटर क्यूब, तब तक जब तक आपको जो वॉल्यूम है 250 ना हो जाए। अब आपको कैसे पता है कि आपका वॉल्यूम 250 हो चुका है? अब देखिए ये जो एक पॉइंट होता है ना इस बॉटल इन बॉटल्स के ऊपर, फ्लास्क के ऊपर एक पॉइंट होता है, ये देखिए मैं इसको दोबारा इस करके आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर मैंने नहीं बनाया बल्कि इस पे एक पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है ना, ये आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन जो नजर आ रही है। अब यहाँ तक जब आप इसको फिल करेंगे ना, आपने डालना है पानी, वो डिस्टिल वाटर को आपने ऐड करते जाना, एक पॉइंट इस पॉइंट तक आपने करना है जब तक आपके पास इस लाइन तक वाटर ना आ जाए। ठीक है, तब तक आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा इसके जो नोब है, इसका जो ढक्कन है वो दोबारा लगा देना है, और आपने इसको पकड़ के ना इसको जोर जोर से इसका मिक्स करना है इसको, ठीक है, शेक करना है इसको। तो देखिए ऐड डिस्टिल वाटर ग्रेजुअली अनटिल द टोटल वॉल्यूम रीचेस 250 सेंटीमीटर क्यूब, वो लास्ट पॉइंट है कि शेक वेल, अच्छी तरह उसको मिक्स करें टू इंश्योर कंप्लीटली, ताकि कंप्लीटली वो मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये स्टेप नंबर 2 प्रोसीजर हो गया आपके पास। अगर आपके पास ये एक्टिविटी आ जाती है तो आपने पहले जो है वो कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने HCl लेना है। तो आपने पहले कैलकुलेशन करके V2 फाइंड आउट कर V1 फाइंड आउट कर लेना, और उसके बाद आपने प्रोसीजर लिख के इसका और आपने आगे इसको सॉल्व कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो अपनी एग्जाम्पल नंबर 3.15 को सॉल्व करेंगे। सो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इससे ऐसे रेलिवेंट कोई भी बात हो। आई होप कि ये चीज आपको ये नई न्यू होगी सब, ठीक है, तो इसीलिए मैंने पिक्चर्स यहाँ पर अटैच की है, ताकि आपको समझ भी है कि आप क्या पढ़ें। ठीक है, ऐसा ना हो सिर्फ कि आप बस, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, बच्चों को पता ही नहीं है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क किस चीज को कहते हैं। मैं बोल दूँ कि हम लोगों ने पिपेट के थ्रू उसको सक करना है, आप लोगों को पता ही ना कि पिपेट क्या होता है, डिस्टिल वाटर क्या होता है। डिस्टिल वाटर नॉर्मल वाटर नहीं होता, नॉर्मल वाटर जो है हम उसको इक्विपमेंट से गुजारते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन इक्विपमेंट होती है, उससे हम गुजारते हैं और उससे वो क्या बन जाता है, हमारे पास डिस्टिल वाटर बन जाता है। ठीक है, इस तरह एक बॉटल होती है आपके पास HCl की। तो अब अगर आप लैब में जाएं तो आपको, आपने खुद जाएगा अपने टीचर को बताना है कि मैम ये पेपर्स होते हैं, ये हमारे पास इस बॉटल के अंदर HCl पड़ा हुआ है, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर वॉल्यूम मेंशन होता है, इस पर लिखा होता है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब का है, 200 का है, 250 का होता है, 500 के, इसलिए इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इनको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड पेपर, क्योंकि ये इसके ऊपर भी क्या होती है, मेजरमेंट्स होती हैं इस वजह से। ठीक है, और इस लाइन तक में हम लोगों ने वाटर को ऐड करें तो हमारे पास 250 बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता है 250 कहाँ तक बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस लाइन तक करेंगे तो आपको, आपका जो सोल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 250 का। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको कमेंट्स कमेंट्स भी कीजिएगा, और इसको शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो सके और उन तक चीजें जो है वो पहुंच सके। ठीक है, सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।